Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title of this article is mutual benefit. Mutual मतलब दोनों के लिए, अगर दो पार्टीज़ हैं तो उसमें आपका भी बेनिफिट होगा और सामने वाले पार्टी का भी. सो दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअल. सो म्यूचुअल बेनिफिट. सो इस कॉन्सेप्ट में, इस सिनारियो में, हु आर द टू पार्टीज़, इंडिया और यूएस. ठीक है, उन दोनों के फ़ायदे के लिए कुछ बात हुई है इस आर्टिकल में. कोऑपरेशन ऑन ट्रेड मतलब अगर कोऑपरेशन होगा ट्रेड में दोनों के साइड से, इंडिया के साइड से भी और यूएस के साइड से भी, तो उन दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, बोथ इंडिया एंड यूएस एंड द यूएस, ग्रामर ऑब्जर्व करना है आपको. यूएस के पहले द लगा है, सो आपको ऑब्जर्व करना होगा. स्टैंड टू गेन बाय एनहांसिंग कोऑपरेशन ऑन ट्रेड. ठीक है, स्टैंड टू गेन मतलब उनको फ़ायदा हो सकता है अगर वो कोऑपरेशन को एनहांस करते हैं, मतलब और ज़्यादा बढ़ाते हैं कोऑपरेशन ऑन ट्रेड में, मतलब ट्रेड करने वक्त. ठीक है, ट्रेड के लिए अगर वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. ठीक है, सो लेट्स सी द वोकैबुलरी. ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, फर्स्ट वर्ड इज़ इंडिस्पेंसिबल, जिसका मीनिंग है वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी विदाउट इट. मतलब वो इतना ज़रूरी है कि उसके बिना वो काम संभव नहीं हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिस्पेंसिबल, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ wield, टू हैव एंड यूज़ पावर, अथॉरिटी एक्सेट्रा, टू होल्ड एंड बी रेडी टू यूज़ अ वेपन. ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करने, किसी भी चीज़ को यूज़ करना. ठीक है, उस चीज़ को यूज़ करने की तैयारी में रहना एज अ वेपन के तौर पे. ठीक है, या फिर कोई वेपन ही हो उसको यूज़ करने के लिए एकदम रेडी पोजीशन पे रहना, उसे कहते हैं wield. ठीक है, next is friendshoring, a concept to implement regulations encouraging businesses to spread manufacturing within a group of nations with shared values. The intention is to stop less like-minded nations from unfairly using their market dominance in essential raw resources, technologies or goods to undermine the US economy or its allies economies. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यूएस है ना, उसने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है. मतलब जो यूएस, अगर यूएस को लगता है कि अगर ये कंट्री है, सपोज़ कोई भी एक कंट्री है, अभी सपोज़ रशिया है, तो अगर यूएस को लगता है कि रशिया जो है वो अपने उनका वहाँ पे रशिया पे नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, तो वो पूरे यूरोप में वो सेंड करता है. ठीक है, यही एग्जांपल हमें आगे आर्टिकल में मिला है. तो अब वो उसे गलत तरीके से यूज़ कर रहा है. ठीक है, अब वार हो गया है तो उन्होंने अपने सप्लाईज़ को बंद कर दिया है. ठीक है, रशिया ने यूरोप को गैस सप्लाईज करने पूरी तरीके से बंद कर दिया है. तो वो अभी यूएस क्या करता है, ऐसे कोई भी कंट्री अगर उसे एज अ वेपन की तरह अगर उन्हें लगता है कि अब ये कंट्री उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही है, डोमिनेंस कर रही है, तो वो उस कंट्री से अपने ट्रेड रिलेशंस को कम कर देते हैं और बाकी जो नेशंस हैं उनके साथ मिल जाते हैं और वहाँ पे उस रिसोर्स को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का ट्राई करते हैं, ताकि उनके ऊपर से, जो जिस कंट्री से वो नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर से यूएस की डिपेंडेंसी कम हो. ठीक है, ताकि यूएस इकोनॉमी को बेनिफिट हो. ठीक है, ठीक है, तो ये यूएस के तरफ से ये एक कॉन्सेप्ट आया था. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंसेशन, अ पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, अब के समय पे जो चल रहा है एट प्रेजेंट, उसे कहते हैं डिस्पेंसेशन. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एंटागोनिस्टिक, उसका मतलब है शोइंग डिसलाइक और अपोजिशन, किसी भी चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर, विरोध दिखाना, किसी ओपिनियन को लाइक नहीं करना. ठीक है, उसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक. नेक्स्ट वर्ड इज क्लोज्ड ऑफ, उसका मतलब है नॉट, क्लोज्ड ऑफ का मतलब टू नॉट अलाउ समथिंग टू बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, किसी भी चीज़ को कोई भी वस्तु को कुछ समय के लिए बंद कर देना, उसे यूज़ ना करना, उसे कहते हैं क्लोज्ड ऑफ. ठीक है,
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. So what does this paragraph is telling us? Let's see. Wait a minute. क्या हो गया ये? Okay, fine. Treasury Secretary Janet Yellen's visit to India last week highlights the renewed focus in the US on strengthening economic ties with Asia's third largest economy and one of America's indispensable partners. ठीक है. सो यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जेनेट येलन, वो लास्ट वीक आई थी इंडिया में. उनका जो विज़िट था वो क्या दिखाता है, वो क्या हाईलाइट करता है? रिन्यूड फोकस, मतलब एक नए तरीके से यूएस फोकस करना चाहता है. किस चीज़ पे फोकस करना चाहता है? स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज़, जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं किसके साथ? इंडिया के साथ, और जो कि एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अमेरिका की इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है. इंडिस्पेंसिबल पार्टनर मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है यूएस का. ठीक है, इंडिया. सो यहाँ पे इंडिया को रेफ़र किया गया है. थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और इंडिस्पेंसिबल पार्टनर के तौर पे किसे रेफ़र किया गया है? इंडिया को. होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू नाउ. ठीक है. द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट विथ इट्स मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस makes it all the more compelling for the world's two largest democracies to deepen their engagement in a way that is mutually beneficial. ठीक है. अब के समय पे जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में, मतलब पूरी दुनिया में जो मैक्रो इकोनॉमिक और ट्रेड और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आ रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग मैंने यहाँ पे ऐड करा है रिलेटिंग टू द, ये एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक, विथ लार्ज स्केल और जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, सच एज इंटरेस्ट रेट्स और नेशनल प्रोडक्टिविटी. ठीक है, मतलब जो जीडीपी हो गया, इंटरेस्ट रेट आपका जो रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, एसएलआर, ये जो बैंक रेट्स चलते रहते हैं उसके रिलेटेड जो इकोनॉमिक कंडीशंस पे इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक. और एक ब्रांच आता है माइक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल दैट इज़ डिमांड, सप्लाई, वो सभी जो फैक्टर्स हैं वो माइक्रो में आता है. मैक्रो में दिस इज इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी, दिस थिंग. ओके, सो होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. तो इन जो अभी मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, इसके चलते हुए दुनिया की जो दो बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं उनको अपने इंगेजमेंट को डीपन करना होगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ाना होगा और ज़्यादा गहरा करना होगा, ताकि दोनों को उससे बेनिफिट हो, म्यूचुअली बेनिफिशियल हो. ठीक है, उससे दोनों को फ़ायदा हो सके. इन दिल्ली, मिस येलेन emphasized that the United States and India share an interest in strengthening our supply chains in a world. ठीक है, दिल्ली में मिस येलेन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया एक कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं. वो क्या है? अपने जो सप्लाई चेन्स हैं उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं दोनों ही देश. ठीक है, इन अ वर्ल्ड, ऐसे दुनिया में जहाँ पे वेयर सर्टन गवर्नमेंट्स वील्ड यूज़ करते हैं अपने ट्रेड को एज अ जियो पॉलिटिकल वेपन. वील्ड का मीनिंग मैंने आपको वोकैबुलरी समझाने में बताया था, उसका मतलब होता है यूज़ करना. ठीक है, तो ऐसे दुनिया में जहाँ पे कई सारे देश अपने ट्रेड को एज अ जियो पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करते हैं, वहीं पे इंडिया और यूएस अपने सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. ठीक है, सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, सबके साथ वो बिज़नेस करना चाहते हैं, सबके साथ ट्रेड करना चाहते हैं. ठीक है, ताकि उनके इकोनॉमिक टाइज अच्छे से बने रहे, दो कंट्री के बीच में रिलेशंस अच्छे से बने रहे. ठीक है, होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. मतलब यहाँ पे मिस एलन कहना चाहते हैं, एक तरफ इंडिया और यूएस है जहाँ पे वो अपने सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, सबके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, और एक तरफ ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने ट्रेड को जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करते हैं. इनडायरेक्टली यहाँ पे रशिया का मेंशन किया गया है, आगे चाइना का भी रेफ़र किया गया है इस पॉइंट पे. कैसे, वो हम आगे अपने आर्टिकल पे देखते हैं. ठीक है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट. ओके, so let's move to the next paragraph. The US was particularly keen, आपको देखना होगा, US के पहले हमेशा द लगता है तो आपको देखना होगा. The US was particularly keen to minimize its vulnerability to supply chain disruptions and was therefore pursuing a strategy of friendshoring with India. ठीक है, US चाहता था, कीन मतलब वो बहुत ही फोकस्ड था
कि उसको सप्लाई चेन से जो डिस्ट्रप्शन आता है, वल्नरेबिलिटी मतलब उसको सौंप देना, ठीक है। तो वो जो ये सप्लाई चेन्स के डिस्ट्रप्शंस हैं उसको यूएस सौंप खुद को सरेंडर कर देना, ठीक है। वल्नरेबिलिटी में वल्नरेबल मतलब सरेंडर कर देना। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को यूएस खुद को नहीं सरेंडर करना चाहता है, इसी की वजह से वो अब इंडिया से फ्रेंड शोरिंग का स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है। फ्रेंड शोरिंग मैंने बताया था ना, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंस कम करके दूसरे देशों से मिलके उस रिसोर्स को प्रोड्यूस करना जहाँ से वो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और दूसरे कंट्री से डिपेंडेंस कम हो, ठीक है। तो वो इंडिया के साथ फ्रेंड शोरिंग कर रहा है यूएस, अ की एलिमेंट इन द प्लान टू कट इट्स रिलायंस ऑन कंट्रीज दैट प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क्स टू द सप्लाई चेन, ठीक है। तो किस लिए वो फ्रेंड शोरिंग कर रहा है और ये क्यों एक की एलिमेंट है यूएस के इकोनॉमी में। यूएस क्या करना चाहता है, अपना रिलायंस को कट करना चाहता है। रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी, उसको वो कट करना चाहता है। किसके ऊपर डिपेंडेंसी, उन कंट्रीज़ के ऊपर जो कि जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क्स लाते हैं यूएस के सप्लाई चेन्स पे, ठीक है। ऐसे रिस्क्स को कट करने के लिए जिन कंट्रीज़ से यूएस को ऐसे रिस्क्स आते हैं वो उन कंट्रीज़ से यूएस डील नहीं करना चाहता है, इसीलिए इंडिया के साथ वो अब फ्रेंडशिप कर रहा है, ठीक है। साइटिंग द यूक्रेन इन्वेजन, साइटिंग मतलब उस चीज़ को रेफ़र करते हुए यूक्रेन इन्वेजन, यूक्रेन के ऊपर जैसे इन्वेजन हुआ, एंड असर्टिंग दैट, और कहा कि असर्ट करना मतलब कहना, दैट मॉस्को हैड वेपनाइज्ड इट्स सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रशिया, मॉस्को मतलब रशिया, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। तो मॉस्को के मतलब जो अब रशिया है वो अपना जो नेचुरल गैस है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई करता था यूरोप पे, और ज़्यादातर यूरोप रशिया पे डिपेंडेंट था फॉर द नेचुरल गैस। तो वो अब इन्वेजन चल रहा है, उनके बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे हैं, तो अब रशिया उसको वेपनाइज कर रहा है, ऐसा यूएस कहता है, ठीक है। एज वेल एज द चैलेंजेस ऑफ चाइनाज डोमिनेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज सोलार पैनल्स, ठीक है। कई सारे प्रोडक्ट्स चाइना प्रोड्यूस करता है और वो डोमिनेट है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में। एज सच एक एग्जांपल दिया है सोलार पैनल्स का, ठीक है। तो उनके ऊपर से भी अगर सोलार पैनल्स यूएस को चाहिए तो वो नहीं चाहता है कि वो सिर्फ चाइना पे ही डिपेंडेंट हो, वो और कंट्रीज़ के साथ भी मिल के सोलार पैनल्स को प्रोड्यूस करेगा और चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी अपनी कम करेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रेंड शोरिंग, ठीक है। वही अब यूएस कर रहा है। शी अंडरलाइन, शी मतलब यहाँ पे येलेन, मिस एलेन अंडरलाइन, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि वॉशिंगटन्स कीननेस टू नर्चर लोकल पार्टनर्स, वॉशिंगटन की जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, कीननेस मतलब जो वो चाहते हैं कि वो नर्चर करे मतलब बढ़ावा दे लोकल पार्टनर्स को, सपोर्ट करे लोकल पार्टनर्स को इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ के जो लोकल पार्टनर्स हैं उनको सपोर्ट करे। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया हम यहाँ पे ले सकते हैं, टू हेल्प, ताकि उनको मदद मिले। किस चीज़ में मदद मिले, मिटिगेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सिलेक्ट सप्लायर्स, ठीक है। ओवर कॉन्सेंट्रेशन मतलब ओवर डिपेंडेंसी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन करना मतलब उस चीज़ से निकालना, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही जगह से किसी चीज़ को बाय करना, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, वो कम करना चाहता है यूएस ऑन सेलेक्ट सप्लायर्स, मतलब कुछ ही सिलेक्ट सप्लायर्स से, ठीक है। सिलेक्ट आता है ना कि सिलेक्टेड, सिलेक्टेड मतलब जब हम कहते हैं ना कि आप इस पोजीशन के लिए सिलेक्टेड हो गए हो, आप इस राउंड के लिए सिलेक्टेड हो गए, दैट इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टेड। यहाँ पे आपको ग्रामर ऑब्जर्व करना है। ऑन सिलेक्ट सप्लायर्स मतलब कुछ ही सप्लायर्स से उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना, उस चीज़ को उठाना, उस चीज़ को बाय करना, वो कम करना चाहता है। मिटिगेट मतलब कम करना चाहता है यूएस। और वो कैसे कम करेगा, जो लोकल पार्टनर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनको सपोर्ट करके, उनको वो सपोर्ट करेगा कि आप यहीं पे प्रोड्यूस करो, ठीक है, आप भी प्रोड्यूस करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर बाकी एस्पेक्ट से हो, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से वो अब सपोज सोलर पैनल्स है तो वो अभी इंडिया में जो पार्टनर्स हैं, इंडिया पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनको सपोर्ट करेगा यूएस कि आप प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, हम आपको फाइनेंशियली टेक्निकली असिस्टेंस देंगे ताकि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रेंड शोरिंग, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में दिखाया गया है कि
कैसे यूएस फ्रेंड शोरिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस येलेन्स विजिट ऑल्सो हाईलाइट्स, और क्या ये चीज़ दिखाती है मिस येलेन्स की विजिट, द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन द बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जो भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में और क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो दिखा रही हैं, वो उन्होंने हाईलाइट किया। एस्पेशली एज द करेंट डिस्पेंसेशन इन वाशिंगटन्स मूव, ठीक है। करंट डिस्पेंसेशन मतलब जो अब की जो सरकार है, अब की जो अब की प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पे जो चल रहा है वॉशिंगटन में, उनका जो मूव है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो मूव है टू मेंड मतलब रिपेयर करना किसी चीज़ को, टू मेंड द रिपार्चर्स मतलब जो भी डैमेजेस थे कॉज्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब की जो करंट गवर्नमेंट है वहाँ की यूएस की, वॉशिंगटन मतलब यहाँ पे यूएस है, ठीक है, तो वो रिपेयर करना चाहती है डैमेजेस को, रिपार्चर्स मतलब डैमेजेस को जो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने डैमेजेस किए थे, ठीक है। ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशंस एंटागोनिस्टिक डिसीजंस ऑन ट्रेड, मतलब जो एंटागोनिस्टिक मतलब जो अपोज किए, एंटागोनिस्टिक मतलब अपोज करना, विरोध करना, ठीक है। तो जो विरोध करने वाले जो डिसीजंस थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको वो रिपेयर कर रहा है अब का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूएस में। तो कौन से वो डिसीजन थे, किस पे डिसीजंस थे वो, ऑन ट्रेड पे जो डिसीजंस लिए गए थे एंटागोनिस्टिक, तो जो ट्रेड पे जो उनके विरोध करने लायक डिसीजंस थे उनको वो रिपेयर कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट। कौन से वो डिसीजंस हैं, विड्रावल ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, ठीक है, मतलब इंडियन एक्सपोर्ट अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को कुछ भी माल तो ड्यूटी नहीं लगती थी, मतलब टैक्स, ड्यूटी मतलब यहाँ पे टैक्स। तो अगर इंडिया कुछ भी सामान यूएस को भेजता है तो वो नहीं लगता था, पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे हटा दिया। अब वो टैक्स लगाते थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, तो जीएसपी, इस सिस्टम के अंदर टैक्स नहीं लगता था पर ट्रम्प ने टैक्सेस को लगा दिया। और 2020 में क्या डिसीजन लिया था, टू पुट इंडिया बैक ऑन द यूएस ट्रेजरीज मॉनिटरिंग लिस्ट ओवर इट्स करेंसी प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इंडिया के करेंसी प्रैक्टिसेस के बेसिस पे इस लिस्ट में भी, ये कुछ लिस्ट होगा, वी नीड टू सी कि ये क्या है। तो इस लिस्ट में फिर से ट्रम्प ने डाल दिया था इंडिया को। तो ये जो डिसीजंस हैं, इंडिया को जीएसपी सिस्टम से बाहर निकालना और इस लिस्ट में लाना, इस चीज़ को यूएस रिपेयर कर रहा है, मेंड कर रहा है अब की प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। द यूएस इज स्टिल टू री इंस्टेट मतलब फिर से वो अभी भी स्टिल टू मतलब अभी उन्होंने किया नहीं है पर वो करने वाले हैं। री इंस्टेट मतलब फिर से कर रहे हैं। द जीएसपी बेनिफिट एंड एक्सपोर्टर्स, वो जीएसपी बेनिफिट इंडिया को फिर से देने के लिए सोच रहे हैं, स्टिल अभी वो सोच रहे हैं, हुआ नहीं है। ऑन बोथ द साइड्स एक्सपोर्टर्स एंड, वो अभी सोच रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक देना है, ठीक है। एंड एक्सपोर्टर्स ऑन बोथ द साइड्स मतलब इंडिया के एक्सपोर्टर्स भी और यूएस के एक्सपोर्टर्स भी अभी भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखो टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए या परचेस, तो वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ के, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो माल बेचने के लिए दो बार ही सोचेंगे, यार अगर हमें महंगा पड़ रहा है तो हम यहाँ से क्यों खरीदें, किसी और देश से ख़रीद लेंगे जहाँ से हमें सस्ता पड़ेगा। सो ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, notwithstanding the fact that the US is India's largest trading partner, ठीक है। और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में चैलेंजेस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इन फैक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये नोट्स इन इट्स इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट समरी, ये बताते हैं कि अपने क्लाइमेट समरी में, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट समरी में ये बताते हैं कि इंडिया पे जो उन्होंने एक समरी बनाई है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो बताते हैं न्यू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स
ठीक है। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स मतलब दूसरे कंट्रीज से खुद की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन मेजर्स को कहते हैं हम प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। इंक्लूडिंग, और वो मेजर्स तो हैं ही, क्या क्या इंक्लूडिंग है उसके साथ और क्या क्या है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ डेटा लोकलाइजेशन मेजर्स। ठीक है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और डेटा लोकलाइजेशन जो मेजर्स हैं, ठीक है, डेटा को लोकली अवेलेबल करना, ठीक है, डेटा को प्रोवाइड करना लोकली, उसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। इंक्रीज्ड टैरिफ मतलब फिर से यहाँ पे टैक्सेस आ गए, बढ़े हुए टैक्सेस। एंड इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नॉट अलाइंड विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं कई सारे प्रोडक्ट्स पे वो इंटरनेशनली खरे नहीं उतरते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हुई हैं, इफ़ेक्टिवली क्लोज्ड ऑफ प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो इससे क्या हो गया है, इन सब रीजंस की वजह से, कौन से थे वो रीजंस, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और एक्सपेंशन मेजर्स, इंक्रीज्ड टैरिफ्स, और ये जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना, इसके वजह से क्या हुआ है, प्रोड्यूसर्स क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन। तो प्रोड्यूसर्स क्लोज्ड ऑफ का मैंने आपको वोकैबुलरी में मीनिंग समझाया था, किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए रोक देना। ठीक है, तो वो रुक सा गया है, प्रोड्यूसर्स रुक से गए हैं, अब वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स मतलब वो सप्लाई अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या हो गया है, बायलैटरल ट्रेड मतलब दो बीच, बाई मतलब दो, तो दोनों नेशंस के बीच में जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स का जो रिलेशनशिप था, जो फ्लो चल रहा था, वो अभी रुक सा गया है, क्योंकि तो प्रोड्यूसर्स इन सभी रीज़न के वजह से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। ठीक है, ओके। विथ इंडिया सेट टू टेक अप द रेंस टेक अप द रेंस मतलब किसी चीज़ का कंट्रोल में लेना, खुद के कंट्रोल में लेना। तो इंडिया अब कंट्रोल में लेने वाला है, क्या कंट्रोल में लेने वाला है, G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी का जो कमान है वो इंडिया अपने हाथों में लेने वाला है। तो इससे क्या होगा, न्यू दिल्ली हैज़ अ चांस, तो अब इंडिया के पास एक चांस है टू स्टीयर द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एजेंडा। तो स्टीयर का मैंने आपको मीनिंग यहाँ पे लिख के बताया है, गाइड और कंट्रोल द मूवमेंट। तो न्यू दिल्ली के पास चांस है मतलब इंडिया के पास चांस है टू कंट्रोल द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड एजेंडा टूवर्ड्स ग्रेटर इक्विटी। ठीक है, तो अब इंडिया के पास चांस है कि वो इकोनॉमिक जो भी कंडीशंस हैं वो ग्रेटर इक्विटी पे लाएं, मतलब सही तरीके से हो दोनों साइड से। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए दोनों तरफ के प्रोड्यूसर्स को, ना कि यूएस के प्रोड्यूसर्स को, ना कि इंडिया के प्रोड्यूसर्स को, तो वो एक इक्विटी पे लेके आए, इंक्लूडिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ट्रेड इश्यूज तो हैं ही, और किस चीज़ पे इंडिया इक्विटी ला सकता है, बैलेंस ला सकता है क्लाइमेट चेंज पे, स्पेशली गिवन मिस येलेन्स वोकल एश्योरेंस ऑन यूएस बैकिंग। ठीक है, तो यूएस ने, मिस एलन ने क्या कहा है कि, तो मिस एलन ने वोकल एश्योरेंस मतलब बहुत ज़ोर दे के कहा है कि आप लोग इस चीज़ पे तो काम करो, इकोनॉमिक ट्रेड एजेंडा को इक्विटी पे लाने का तो काम कीजिए ही, और क्लाइमेट चेंज जो है उससे जो भी आपको मेजर्स लेने हैं आप उस पे भी काम कीजिए। ठीक है, जो आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी में मूव करने के लिए आपको जो भी असिस्टेंस चाहिएगा आपको यूएस सपोर्ट करेगा, यूएस बैकिंग मतलब आपको यूएस सपोर्ट करेगा उस चीज़ में भी। ठीक है, तो आप बस कोशिश कीजिए, आप आगे कदम बढ़ाइए इकोनॉमिक ट्रेड को एक ग्रेटर इक्विटी पे लाने के लिए। आप अपने देश में क्लाइमेट चेंज के लिए भी जो भी मेजर्स लेना चाहते हैं आप वो लीजिए, और आपको यूएस पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। ठीक है, बोथ साइड्स stand much to gain by enhancing mutual trust and cooperation particularly on trade। ठीक है, तो ऑथर ने यहाँ पे लास्ट पे सजेशन दिया है कि अगर दोनों जो है मतलब यूएस और इंडिया दोनों कंट्रीज़ अगर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन को बनाए रखते हैं और बढ़ाते हैं, स्पेशली ऑन ट्रेड एस्पेक्ट से, ठीक है, अपने बिजनेस के एस्पेक्ट से अगर वो ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं तो इससे दोनों ही देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मच टू गेन मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोनों ही देशों को। ठीक है, सो दैट वाज द आर्टिकल। और एनालिटिकल वुड बी द टोन, पूरे आर्टिकल में एनालाइज ही किया गया था ऑथर के द्वारा
कि कैसे कैसे मिस एलन आई, उन्होंने क्या क्या कहा, ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हमें, और लास्ट पे उन्होंने सजेशन दिया कि दोनों देशों को लाइक ऐसे कोऑपरेशन के तौर पे चलना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वी कैन से द एनालिसिस भी किया ऑथर ने, ऐसे ऐसे सब चैलेंजेस हैं, मतलब मोर देन द एनालिसिस आई वुड से इन्फॉर्मेटिव वाज द टोन। बस उन्होंने ऑथर ने इन्फॉर्मेशन दी कि मिस एलन ने ये सब कहा, ये सब प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, ये सब चीज़ों को हाईलाइट किया, और यूएस बैक कर रहा है, मतलब सभी मिस एलन की बातचीत, इंडिया की बातचीत उन्होंने बस हमें बताया। सो इन्फॉर्मेटिव वुड बी द टोन आई कैन से, ठीक है। सो अब आपका आता है वोकैबुलरी टेस्ट। आपको इन सभी शब्दों का मीनिंग कमेंट्स में लिखना होगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाए सभी वर्ड्स का मीनिंग। मैंने आपको समझाते हुए बताया था इन वर्ड्स को, आर्टिकल को समझाते हुए मैंने आपको बताया था, राइट। इंडिस्पेंसिबल, वील्ड, मेंड, फ्रेंड शोरिंग, डिस्पेंसेशन और क्लोज्ड ऑफ, ठीक है। मैं आपको फिर से मीनिंग बता देता हूँ, आपको लिखना होगा कमेंट सेशन में। इंडिस्पेंसिबल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वील्ड मतलब पावर को यूज़ करना, मेंड मतलब रिपेयर करना, फ्रेंड शोरिंग का मैंने मीनिंग बताया था, ठीक है। जो भी कंट्रीज़ हैं उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए, कुछ कंट्रीज़ के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए दूसरे कंट्रीज से फ्रेंडशिप करना, ठीक है। डिस्पेंसेशन मतलब एट प्रेजेंट जो कि फॉर्म में है गवर्नमेंट या फिर कोई भी चीज़। क्लोज्ड ऑफ मतलब कुछ समय के लिए बंद कर देना, ठीक है। तो आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना होगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सभी वर्ड्स का मीनिंग याद आ जाए, ठीक है। सो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और बाकी सभी जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं जो कि बैंक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवेज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनफैक्ट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सेशन जो होता है एडिटोरियल का बहुत हेल्पफुल होगा। तो डू शेयर इट विथ अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, लाइक दिस क्लास, ठीक है। एंड इफ़ देर आर एनी योर फीडबैक्स do let me know, I will work upon it, ठीक है। until we meet next time, bye bye everyone and take care.